और आज सुबह की बड़ी खबर, दिल्ली के बलसवा डेयरी इलाके में पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया है। जिस वक्त ये हमला किया गया उस वक्त ये पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। घटना 22 अगस्त को दोपहर तकरीबन 3 बजे हुई है। मुकुंदपुर के जनता विहार इलाके में इलाके के बीट स्टाफ हेड कांस्टेबल दिनेश और हेड कांस्टेबल राजेश पेट्रोलिंग और चेकिंग कर रहे थे। पुलिस ने बिना वैध दस्तावेज वाली एक मोटरसाइकिल को जब्त करके थाने में जमा कर लिया और करीब 3:30 बजे बाइक मालिक और उसके परिवार के कुछ लोग पुलिस कर्मियों की कार्रवाई का विरोध करने पहुंच गए। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने पुलिस कर्मियों की आंखों में मिर्च पाउडर डाल दी, ईंट और डंडों से हमला कर दिया। मदद के लिए पहुंचे हेड कांस्टेबल टीनू पर भी आरोपियों ने हमला कर दिया। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सभी घायल पुलिसकर्मियों का इलाज किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की मदद से मौके से 17 वर्षीय एक नाबालिग को पुलिस ने पकड़ा है। घटना के बाद बाकी आरोपी मौके से फरार हो गए। मुख्य फरार आरोपी सुनील उर्फ पंकज है। उस पर पहले से ही 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें एनडीपीएस के 2 मामले भी शामिल हैं। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। और हमारे साथ संवाददाता कुमार सोनू जुड़ गए हैं। कुमार, आपके पास और क्या जानकारी है? आखिरकार किस वजह से ये हमला पुलिस वालों पर किया गया? और बाकी जो हम फुटेज में देख रहे हैं, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, क्या सबकी पहचान हो गई है? देखिए, दरअसल ये पूरी घटना अमित जो है वो 22 तारीख की है, जब पेट्रोलिंग कर रहे पुलिसकर्मियों ने एक बाइक सवार को रोका था। उस दौरान उसकी बाइक के पास उसके पास बाइक के वैध दस्तावेज नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने कानून के हिसाब से उस गाड़ी को जब्त किया, 2 व्हीलर को जब्त किया और थाने में जमा कर दिया। अमूमन जो है इस तरह की कार्रवाई की जाती है, उसके बाद वैध डॉक्यूमेंट दिखाकर जो है थाने से गाड़ी को छोड़ दिया जाता है। लेकिन पुलिस की कार्रवाई का विरोध करने के लिए उस बाइक सवार के जो परिवार वाले थे वो पहुंचे, जिसके बाद वाद विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि लाठी डंडों से जो है पुलिसकर्मियों पर अटैक किया गया और उन्हें बुरी तरीके से मारा गया। जिसके बाद एक और हेड कांस्टेबल वहां पर बीच बचाव के लिए पहुंचा तो उसके साथ भी मारपिटाई की गई। इसमें तकरीबन 3 से 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। लेकिन फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग आरोपी को पकड़ा है, जिसकी उम्र 17 साल है और बाकी जो आरोपी हैं वो अभी फरार हैं। मुख्य आरोपी इसमें जो है वो सुनील है, जो इलाके के थाने का बैड कैरेक्टर है और उस पर पहले से 5 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से एनडीपीएस की धाराओं के तहत भी दर्ज मुकदमे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर ऐसी क्या स्थिति आ गई कि पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया, जबकि बाइक जो है अगर वैध दस्तावेज या फिर रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट होता है किसी भी 2 व्हीलर का या 4 व्हीलर का, उसको दिखाकर जो है छोड़ा जा सकता था। तो ऐसे में मारपिटाई पर जो है क्यों उतरे तमाम जो आरोपी थे? जी बिल्कुल, यही एक बड़ा सवाल है कुमार सोनू, क्योंकि रेगुलर चेकिंग ये होती है। पुलिस का काम है कि हर एक इलाके में, हर एक गली मोहल्ले में पेट्रोलिंग की जाए और ये रेगुलर चेकिंग को लेकर के इतनी आपत्ति और इतनी नाराजगी की बात हाथापाई तक जा पहुंची। देखिए, बिल्कुल हाथापाई तक की नौबत ये आ गई थी। दरअसल मैंने पहले बताया दीपिका कि आमतौर पर बाइक जब भी थाने में जमा की जाती है तो वैध जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो दिखाकर जो है उस बाइक को छोड़ देते हैं पुलिसकर्मी और एक वार्निंग दे देते हैं कि अगली बार से आप जो है तमाम दस्तावेज गाड़ी के साथ रखा करें। लेकिन यहाँ पर आरोपियों ने ऐसा नहीं किया, डॉक्यूमेंट ऐसे नहीं दिखाया, बल्कि पुलिस वालों के सामने ही जो है वो वाद विवाद करने लगे। जिसके बाद पुलिसकर्मियों से वो भिड़ गए, उनके ऊपर लाठी डंडों से वार किया, हमला किया, जिसमें नाबालिग भी शामिल थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सोनू, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, गैंगस्टर गोल्डी बरार ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। गोल्डी बरार का एक ऑडियो लीक हुआ है, जिसमें वो निज्जर की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए बोल रहा है कि निज्जर ऐसे लोगों का समर्थन करता था जो 16 से 17 साल के युवाओं को ड्रग्स बेचने के लिए इस्तेमाल करते थे। बरार यह भी दावा कर रहा है कि ये लोग नौजवानों को ड्रग्स बेचने, मुखबिरी करने के लिए ब्लैकमेल भी करते थे। बरार के मुताबिक इस वजह से ही उसे और उसकी टीम को निज्जर की हत्या करनी पड़ी। अब इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक भारतीय एजेंसियां और अधिकारी लंबे समय से ये कहते रहे हैं कि निज्जर की हत्या के पीछे गैंग वॉर और संगठित अपराध से जुड़ी हुई गतिविधियां हो सकती हैं। हो सकता है कि भारतीय सूत्रों के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बरार नेटवर्क की भूमिका को लेकर अमेरिका में हुई कार्रवाई ने इस आकलन को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। भारत पहले भी कनाडा के उन आरोपों को खारिज करता रहा है जिनमें हत्या को भारतीय सरकारी एजेंटों से जोड़ा गया था। भारतीय पक्ष ने इन आरोपों के समर्थन में पर्याप्त सबूत नहीं होने की बात भी कही थी और लगातार कहा था कि जो निज्जर की हत्या हुई है उसके पीछे गैंग वॉर ही जिम्मेदार है।
और आज सुबह की बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश के मंडी में लगातार हो रही लैंडस्लाइड ने लोगों में दहशत और का माहौल बना दिया है। जहां पर नाग नाला के पास लैंडस्लाइड से भारी मात्रा में मलबा नीचे गिर रहा है। भूस्खलन से इलाके में लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। प्रभावित इलाकों में लोगों को नहीं जाने की हिदायत दी गई है। स्थानीय लोगों की जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे साफ जाहिर होता है कि वो किस खतरे में जी रहे हैं। पहाड़ों के बीच में लगातार रहने वाले लोग इस वक्त दहशत में हैं, क्योंकि मलबा ऊपर से आता हुआ साफ यहां पर नजर आ रहा है। पहाड़ से नाले में मलबा गिरने से जलस्तर बढ़ा है और इस दौरान नाले के किनारे बने 3 घरों को सुरक्षा को देखते हुए खाली करा लिया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की मंडी की है नाग नाला, जहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ कमज़ोर हुए और एक बड़ा पहाड़ का हिस्सा नीचे आ गया। और वहां पर आपको दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं जो उत्तराखंड से। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। नदियों के प्रचंड वेग की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तमसा नदी है, जहाँ नदी अपनी तूफानी रफ्तार से बह रही है और जो निचले इलाके हैं और जो किनारे पर लोग रहते हैं उनके लिए आगे खतरा पैदा कर रही है। तो लगातार हिमाचल प्रदेश में और साथ ही उत्तराखंड में, चाहे वो ऋषिकेश हो, देहरादून हो और वहाँ पर जितने भी एरियाज़ हैं, लगातार बरसात हो रही है। 48 से 3 दिन तक हो चुके हैं, लेकिन बरसात रुक नहीं रही है, जिस वजह से ऐसे हालात बाढ़ जैसे पैदा हो चुके हैं। खबर जम्मू कश्मीर के अखनूर से है, जहां पर चिनाब नदी में 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद 3 लोगों को बचाया गया। चिनाब नदी के चांदिया घाट पर शनिवार रात में 3 लड़के पत्थर के किनारे बैठे हुए थे। तभी अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से तीनों लड़के पानी की तेज धार के बीच फंस गए। अब स्थानीय लोगों ने अखनूर पुलिस को हादसे की जानकारी दी, जिसके बाद से पुलिस, भारतीय सेना और एसडीआरएफ की टीम ने रस्सी के सहारे इन तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तो ये आप देख रहे हैं रात के वक्त रेस्क्यू किया गया है। 3 यहाँ पर युवा थे जो नदी किनारे एक पत्थर के ऊपर बैठे हुए थे। अचानक ही चिनाब नदी का जो जलस्तर है लगातार बढ़ता चला गया, जिसके बाद तीनों फंस गए। इसके बाद सेना को और स्थानीय प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी दी गई कि किस तरह से उनको रेस्क्यू किया जाए। तो आप देखिए यहाँ पर जो सेना के जवान थे वो पहुंचे और स्थानीय लोगों को साथ में लेकर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और तीनों इन युवाओं को बचा लिया गया। और अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी की नई टीम की समीक्षा बैठक होने वाली है। इस मीटिंग में बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन संगठन की समीक्षा करने वाले हैं। सुबह 10 बजे से शुरू होने वाली इस मीटिंग में सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और प्रभारी मौजूद रहेंगे। मीटिंग में चुनावी राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब समेत अन्य राज्यों में चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा बैठक में पार्टी द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों समेत संगठन में अन्य मुद्दों पर भी मंथन होगा। शनिवार को हुई नितिन नवीन की नई टीम की पहली बैठक में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के पदाधिकारियों को पार्टी को मजबूत करने, लोगों से कनेक्ट करने का मंत्र दिया। पीएम ने राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में सभी पदाधिकारियों से बात की और सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने अनुभव और करियर के बारे में प्रधानमंत्री को बताया। अब प्रधानमंत्री ने सबको धैर्यपूर्वक सुना और अपने संगठन महामंत्री समय के अनुभवों को भी सबके साथ साझा किया। पीएम ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि नई संगठनात्मक टीम के साथ काफी ज्यादा अच्छा संवाद रहा। बीजेपी की नई टीम की पहली मीटिंग में खुद पीएम मोदी पहुंचे। पॉलिटिक्स के साथ एक कुशल संगठन का मंत्र दिया, पार्टी को मजबूत करने और पब्लिक कनेक्ट पर जोर दिया। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में सभी पदाधिकारियों से बात की। सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने अनुभव और करियर के बारे में प्रधानमंत्री को बताया। पीएम मोदी ने सबको ध्यानपूर्वक सुना और अपने संगठन महामंत्री समय के अनुभवों को सबके साथ साझा किया। पीएम ने बताया कि संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है और उसे मजबूत करना है। पीएम के मंत्र को अमल में लाने की तैयारी भी बैक टू बैक शुरू हो चुकी है। आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन
संगठन की समीक्षा पर अहम बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और सभी राज्यों के प्रभारी मौजूद रहेंगे। सुबह 10 बजे से बीजेपी हेडक्वार्टर में शुरू होने वाली मीटिंग में चुनावी राज्य यूपी, उत्तराखंड, पंजाब समेत दूसरे राज्यों के चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा बैठक में पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों समेत संगठन के दूसरे मुद्दों पर भी मंथन होगा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की 65 सदस्यों वाली टीम की पहली मीटिंग में शनिवार को पीएम मोदी ने पार्टी पदाधिकारियों को संगठन का मंत्र दिया तो 2 अहम मुद्दों सेवा संकल्प अभियान और वंदे मातरम के सम्मान पर पार्टी की मीटिंग का फोकस रहा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से एक पखवाड़े तक बीजेपी हर साल सेवा पखवाड़ा मनाती रही है, लेकिन इस साल पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर पार्टी 17 सितंबर से 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। इसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर 31 अगस्त तक सभी राज्यों में वर्कशॉप और उसके अगले 5 से 7 दिनों के भीतर जिला स्तर पर बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिससे कि सेवा संकल्प अभियान की तैयारी की जा सके। इसके बाद पूरे 1 महीने तक बीजेपी छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक और महिलाओं से युवाओं तक कनेक्ट करने के अभियान पर काम करेगी। आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद प्रोग्राम के तहत बीजेपी देश में मौजूद 14 लाख से भी ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंचने के लिए कार्यक्रम का आयोजन करेगी। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनकी समर्पित सेवाओं के लिए सम्मानित किया जाएगा और माताओं से पोषण और बच्चों की देखभाल पर सीधी चर्चा होगी। सेवा में मेरा योगदान प्रोग्राम के तहत सेवा कार्य में शामिल युवाओं को रील्स के जरिए प्रेरित करने का अभियान चलाया जाएगा। सेवा सेतु अभियान के तहत कागजी औपचारिकताओं या किसी दस्तावेज की कमी के कारण सरकारी योजनाओं के फायदे से वंचित रह गए लोगों के लिए 15 दिनों तक ब्लॉक स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। वहीं इनोवेशन चैलेंज अभियान में देश के युवाओं की ऊर्जा को लोकल समस्याओं के व्यावहारिक और तकनीकी समाधान खोजने के कार्यक्रम में लगाया जाएगा। पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर को लेकर मनाती है। इस बार एक संयोग है कि 7 अक्टूबर 2001 को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की। उसको इस 7 अक्टूबर को 25 साल पूरे हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह सोचा गया कि हम जन्मदिन को लेकर सेवा पखवाड़ा करते हैं, तो ये 25 साल का औचित्य ध्यान में लेते हुए हम इसको एक सेवा संकल्प अभियान 1 मास का पूरे देश में ये अभियान चलाए। सेवा संकल्प अभियान में आंगनवाड़ी में जो माताएं बहनें कार्यरत है, उनका सम्मान, संवाद और सही मायने में बच्चों की न्यूट्रिशियस परवरिश में उनका योगदान। सरकार तो योजना घोषित करती है और नीचे आखिरी छोटे बच्चे तक, घर तक इन आंगनवाड़ी सेविकाओं के द्वारा हम पहुंचाते हैं। तो ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा। बीजेपी के सेवा संकल्प अभियान को लेकर शनिवार की मीटिंग में रोड मैप तैयार किया जा चुका है। अब प्रदेश स्तर पर वर्कशॉप की बारी है। ये मूलतः सांगठनिक बैठक था, तो इस पे जो चर्चा हुआ वो तो मीडिया को बचाना उचित नहीं रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर क्या सेवा कार्य किया, पूरा देश की आम जनता के साथ, पिछड़े हुए जनता के साथ, अनुसूचित जाति का साथ, युवाओं के साथ, महिला का साथ क्या हम लोग किया है और आने वाला दिन में हम लोग क्या करेंगे,
इसके लिए एक अभियान चलेगा, उसमें सबको भाग लेना है, पूरा पार्टी में इसमें शामिल रहेगा। हम सब यहाँ पर आए हैं क्योंकि नेशनल ऑफिसर्स बेयरर्स हैव बीन अनाउंस्ड, उनसे मिलना था और सभी मिले। और प्रधानमंत्री मोदी जी जिनके 25 साल के लीडरशिप का एक बहुत बड़ा अहम माइलस्टोन अक्टूबर 7 को हो रहा है, उसके बारे में भी चर्चा हुआ। एक तरफ बीजेपी ने सेवा संकल्प अभियान के तहत देश के जन जन तक पहुंचने की योजना तैयार की है, तो वहीं मीटिंग में वंदे मातरम के सम्मान और उसकी ऐतिहासिक विरासत के रक्षा को लेकर एक अहम प्रस्ताव पारित किया है, जिसके जरिए बीजेपी ने साफ किया कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता का जय घोष वंदे मातरम था और पीएम मोदी के 2047 के विकसित भारत के टारगेट का महाघोष भी वंदे मातरम ही होगा। मीटिंग के बाद बीजेपी के एक नेता ने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के स्टैंड पर जमकर हमला बोला। पार्लियामेंट में कानून बना जाए, वो पार्टी उसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन नहीं ले सकती, ये बिल्कुल गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वंदे मातरम को लेके ये बोलना उचित नहीं है। देश के लिए, जो देश का हित के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश का जो 1947 में जो देश स्वाधीन हुआ था, वंदे मातरम गाने से हम लोग को गर्व बोध होते हैं। इसको लेके छेड़छाड़ करना, कोई राजनीति करना उचित नहीं है। बीजेपी ने अपने प्रस्ताव में साफ किया है कि राष्ट्रीय गीत को सांप्रदायिक दबाव, राजनीतिक तुष्टीकरण या फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करने की विपक्ष की नीतियों का पार्टी विरोध करेगी। वंदे मातरम हमारे लिए, पूरे देश के नागरिकों के लिए सबसे ऊपर है और इस पर हमें गर्व है। देश का हर नागरिक वंदे मातरम गाता है, वंदे मातरम पर गर्व है। केवल व केवल मुस्लिम लीग के एजेंडे पर चलने वाले लोग, जिन्होंने आजकल नया नया मुस्लिम लीग का झंडा और एजेंडा उठाया है, वो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, ये मुस्लिम लीग का एजेंडा लेके चल रहे हैं। और सोनिया जी ने जो वहां किया कांग्रेस के मुख्यालय में 15 अगस्त वाले दिन, वो स्पष्ट बताता है कि एक विदेशी मूल के नेता और उसका स्वभाव कैसा होता है, उसका व्यवहार हमारे राष्ट्रगीत के साथ कैसा होता है। हमें गर्व है और ये भारत के पार्लियामेंट में एक मत से वंदे मातरम का सम्मान हो, वो रेजोल्यूशन भी पास हुआ। कांग्रेस अभी भी 1937 की जो भावना है उसी में रहेगा। अभी 2026 है तो उसी में ठेके हुए। देश विभाजन हो गया, उसके बाद 10 साल बाद देश विभाजन भी हो गया। अभी भी कांग्रेस तैयार नहीं है वंदे मातरम पूरा गाने के लिए। मैंने इनके मन में और भी टुकड़ा टुकड़ा गैंग के साथ तो मिले हुए थे ही। तो उस दिन 15 अगस्त को लोगों ने देख लिया कांग्रेस का हाईकमांड का कैरेक्टर क्या है। वो सभी इस समय राष्ट्र के विरुद्ध में जो कहने वाले हैं, राष्ट्र के विरुद्ध में चलने वाले हैं, ऐसे मानसिकता वाले तत्व के साथ, ऐसा संस्थानों के साथ संपर्क रखता है। उस दिन जग जाहिर हुआ है। बीजेपी की नई टीम को पीएम मोदी ने टास्क दे दिया है और अब इसका असर आने वाले दिनों में जमीन पर दिखने वाला है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो जारी किया है। नेशनल स्पेस डे के मौके पर यह वीडियो प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जारी किया गया है। आइए आपको ये वीडियो आपको दिखाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो जारी किया है। नेशनल स्पेस डे के मौके पर यह वीडियो रिलीज किया है। पीएम मोदी ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा कि आइए और बड़े सपने देखें। तो यही वो वीडियो है जिसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने उन सभी को शुभकामनाएं दी हैं जो भारत के स्पेस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और भारत ने जो तरक्की की है पिछले 80 सालों में, आज़ादी के बाद लगातार जो अंतरिक्ष के नए आयामों को छुआ है, उसी का एक छोटा सा उदाहरण इस वीडियो के जरिए हमारे सामने रखा गया है। इस वीडियो को देखते हैं। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि भारत ने किस किस क्षेत्र में स्पेस के अपने
इतिहास को रचा, इतिहास बनाया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जैसे होता है चंद्रयान, भारत का विक्रम रोवर का चांद की जमीन पर लैंड करना, भारत के तिरंगे को चांद पर लहराना, इसके अलावा मिशन मंगल और इसी तरह से बहुत सारी ऐसे नए भारत ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं स्पेस में। और हम कैसे भूल सकते हैं कि अब तो प्राइवेट कंपनीज भी अपने रॉकेट्स बनाकर अंतरिक्ष में जा रही हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं राहुल गांधी ने पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान मनुस्मृति का जिक्र को लेकर के पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम वीडियो का हवाला देते हुए पीएम मोदी पर लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव का आरोप लगाया। प्रोग्राम के दौरान पीएम मोदी के वीडियो क्लिप चला करके राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी लड़कियों पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। राहुल ने मनुस्मृति का भी बार बार जिक्र किया। राहुल ने कहा कि इस ग्रंथ में लिखा है कि महिला को कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। ये शब्द शर्मनाक है और नहीं कहे जाने चाहिए। राहुल गांधी का जेनजी कॉन्टेक्ट का ये अपना स्टाइल है। राहुल की रणनीति क्लियर है, जेनजी को जोड़ो, बीजेपी आरएसएस पर इनडायरेक्ट हमला करो। महिला स्वतंत्रता और अधिकार की बात के प्रोग्राम में राहुल गांधी ने हिंदू धर्म ग्रंथ मनुस्मृति को निशाने पर लिया और इसी ग्रंथ को महिलाओं के पिछड़ेपन, बंदिशों और अत्याचार के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। And I'd like to quote over here the Manusmriti, which says clearly, in childhood, a female must be subject to her father. Meaning, the Manusmriti says, in childhood, a female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame, because these words should never ever have been spoken. पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में महिलाओं की आजादी और पितृसत्ता के मुद्दे पर राहुल गांधी ने 1 घंटा 16 मिनट बात की। राहुल गांधी के इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी के भाषणों की क्लिप दिखाई गई। सीएम योगी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत के भाषणों का जिक्र किया। हाल ही में जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के दौरान पीएम मोदी की वीडियो क्लिप दिखाकर उन पर हमला किया। एक माइंडसेट है, मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट। जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना, कल्चरल शॉक लगा हमें क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी ने इस दौरान कई लड़कियों से बात की, उन्हें मंच पर बुलाया और उनसे कहा कि वो बिना डरे अपनी आवाज बुलंद करें और अपने लिए लड़ें। इस दौरान एक छात्रा ने कहा कि अगर वो 1 महीने के लिए हॉस्टल से बाहर रहती हैं, तो उनसे प्रेगनेंसी टेस्ट चेक करने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा जाता है। जैसे कि हमारे ट्राइबल हॉस्टल होते, ज्यादातर वहाँ यहाँ पुणे में गढ़चिरौली, नांदेड़, अमरावती, वहाँ से जो स्टूडेंट आते हैं वो तो हर रोज घर नहीं जा पाते, और जुन्नर जो आंबेगांव वो तो लड़कियां जाकर आती है, लेकिन वो जो गढ़चिरौली के स्टूडेंट होते हैं वो नहीं जा पाते।
तो हम दिवाली में या किस छुट्टी में गए और 1 महीने से ज्यादा वहां पर रहे तो वो बोलते हैं कि आप फिटनेस सर्टिफिकेट लाए। और वो फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है कि हमें हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है। कहना चाहूंगी कि वो हम जब उनको पूछते हैं कि ये क्या है, ये क्यों करना है, तो वो बोलते हैं आपको 1 महीने में आपको जानलेवा बीमारी हुई तो और किस संसर्गजन्य बीमारी हुई तो मैं क्या कहना चाहती हूँ उन प्रशासन को कि आपकी जो स्कूल है, जो आश्रम शाला है, प्राइवेट स्कूल है, सभी स्कूलों में जो 24 घंटे एक नर्स क्यों नहीं रख पाते। इसी दौरान लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ भी पुणे में राहुल गांधी के मंच पर पहुंची और कहा कि उन्हें 5 साल से गाली पड़ रही है। और मैं समझती हूं कि एक महिला होने के नाते, एक महिला होकर अगर आप समाज में नाम बनाना चाहते हैं या किसी सामाजिक मुद्दे पे मुखर होकर बोलना चाहते हैं, सर ये बहुत कठिन है। पुरुषों की ट्रोलिंग बहुत अलग तरीके से होती है, महिलाओं की ट्रोलिंग बहुत अलग तरीके से होती है। महिलाओं के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसका चरित्र खराब है बोल दो, यही बोल दो और इतना काफी है सर। हम हतोत्साहित हो जाते हैं। वो तो अलग बात है कि मैं थोड़ी ज्यादा ढीठ लड़की हूं तो मैं नहीं डरती हूं। वो सर मुझे गालियां दे रहे हैं पिछले 5 सालों से और कहते हैं तुझे पिछले 5 सालों से गालियां दे रहे, तू सुधरी नहीं। मैं उनसे बता देना चाहती हूं कि मैं नहीं सुधरने वाली हूं। मुझे भी सालों से गाली दे रहे हैं, मैं भी नहीं सुधर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल सर। पुणे में राहुल गांधी के कार्यक्रम छात्रों की गूंज के जवाब में बीजेपी ने सामूहिक वंदे मातरम गायन और युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले बीजेपी ने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस पैसा देकर भीड़ जोड़ रही है। पुणे से सांसद और केंद्र में राज्य मंत्री मुरलीधर माहौल ने कहा कि राहुल गांधी का प्रोग्राम बेअसर है। इससे कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो वैसे ही पूरे देश में घूम रहा है, लेकिन उसका कुछ असर होने वाला नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि पुणेकर जनता जो है वो तो मुझे लगता है कि हर बार जब कोई भी चुनाव हो, कुछ भी हो, तो वो पुणे की जनता ने काम को वोट किया है, पुणे की जनता ने काम पे विश्वास किया है। तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो, माननीय महाराष्ट्र में देवेंद्र जी के नेतृत्व में पुणे ने अच्छी प्रगति की है। तो मुझे लगता है कि पुणेकर जनता है वो जानती है, या आज एक दिन आएंगे, बाद में कोई दिखेगा भी नहीं। और मुझे लगता है कि इसमें आप देख लीजिए, कल 2 दिन से आप ही लोग चला रहे सभी चैनल पे कि जो लोग आ रहे हैं वहाँ पे वो कैसे आ रहे हैं, कितने पैसे दिए जा रहे हैं, कितने इन्फ्लुएंसर को कितना पैसा दिया जा रहा है, बाकी लोगों को कितना है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा सीरियस कुछ लेने की जरूरत नहीं। आप लोग भी बहुत वहाँ पे थे। ये COP का हॉस्टल में जिस तरह से कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता घुसे, वहाँ मारपीट की, तो मुझे लगता है कि आपके कैमरे में भी आया है। तो कांग्रेस की ये संस्कृति है, कांग्रेस ने अपना दर्शन, संस्कृति का असली संस्कृति का दर्शन भी दिया है। तो यही है, मुझे लगता है कि पुलिस उसकी जांच कर रही है और जिसने गलती की है पुलिस उसको बिल्कुल छोड़ेगी नहीं। राहुल के इन प्रोग्राम्स को कांग्रेस नई उम्मीद के तौर पर देख रही है, इसलिए उनके साथ कांग्रेस के युवा नेताओं का लाव लश्कर भी साथ साथ चल रहा है। और छत्तीसगढ़ के रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की BSc एग्रीकल्चर परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। भारती कॉलेज के एक प्रोफेसर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया है कि दुर्ग के इस कॉलेज में आरोपियों ने एंडोस्कोपी कैमरे का इस्तेमाल करके पेपर लीक किया था और जांच में सामने आया कि 20 अगस्त को हुई परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित तौर पर 12,000 में से 5 छात्रों को 12,000 में बेचा गया था। जबकि 7 अगस्त को हुई परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो भी प्रोफेसर ने कथित तौर पर छात्रों को 11,000 रुपए में बेच दिया था। IGKV पेपर लीक का मास्टरमाइंड प्रोफेसर को बताया जा रहा है। जो स्टूडेंट्स को पेपर मिला है उससे हमको ये पता चला कि भारती कॉलेज जो दुर्ग में है, AC यूनिवर्सिटी के अंडर है, तो उसका एक प्रोफेसर ने उसका क्वेश्चन पेपर लेके जाने का उसका ड्यूटी था यूनिवर्सिटी से। तो यूनिवर्सिटी से बंद लिफाफा में उसमें क्वेश्चन पेपर लेके गया और उसके अंदर जो है वो छोटा सा छेद करके, नीचे लिफाफा के नीचे एक छोटा सा छेद करके एक एंडोस्कोपी वाला कैमरा उसमें घुसा के पूरा क्वेश्चन पेपर का स्कैन किया है और एक एक वर्ड उसने लिखा है हाथ से और 15 क्वेश्चंस उसने ऐसे कॉपी करके स्टूडेंट्स को बेचा है। तो हमको लीड्स ऐसे स्टूडेंट्स जिसको पेपर मिला है उसी से हमको लीड मिला है
तो हमने टोटल इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी की, जो एक प्रोफेसर है और 5 स्टूडेंट्स है जिसको पेपर मिला है। तो पूछताछ में ये भी पता चला कि ये 7 तारीख को और एक पेपर भी इसने लीक किया है, जो प्लांट पैथोलॉजी का पेपर है, तो वो भी प्रोफेसर के द्वारा सिमिलर तरीके से लीक किया गया है। तो हम लोग इसमें और जो इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उसके लिए अभी टीम लगी हुई है, तो इसमें फर्दर गिरफ्तारी भी हो सकती है। बिहार के नालंदा के गौतम इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में शनिवार को छात्रों का आक्रोश देखने को मिला। एग्जाम रिजल्ट में गड़बड़ी, पढ़ाई न होना और अवैध रूप से मोटी फीस वसूलने के गंभीर आरोपों को लेकर सैकड़ों के तादाद में छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में जमकर के बवाल किया। और इस दौरान सीसीटीवी कैमरे, बेंच, डेस्क, टीवी, प्रिंटर और दूसरी कीमती सामानों को तहस नहस कर दिया गया। छात्रों का आरोप है कि रिजल्ट में धांधली हुई है। 85% छात्र फेल हुए हैं, जबकि प्रैक्टिकल में 15 नंबर मिले हैं। हंगामे के दौरान हाथापाई की तस्वीर सामने आई। सूचना मिलते ही मौके पर 3 थानों की पुलिस पहुंची और बहुत मुश्किल से इस हालात को संभाला। पूरा सबका गंदा रिजल्ट आया है, ठीक है। मतलब उतना पढ़ने वाला का किसी में 86 आ रहा है तो किसी मार्क्स में 4 नंबर दे रहा है, 2 नंबर दे रहा है, 0.5 दे रहा है। इतना तो बेवकूफ़ यहाँ का कोई स्टूडेंट नहीं है। किसकी लापरवाही सामने? यहाँ रिजल्ट का है प्लस में जहाँ से यूनिवर्सिटी से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ बिना एग्जाम के जो प्रैक्टिकल दिया गया है, किसी को 16 नंबर दिया, किसी को 15 नंबर दिया, किसी को 20 या 25 किया है। और क्लास में टीचर पढ़ा नहीं रहा है, कभी 2 क्लास होता है उसके बाद नहीं होता। स्टूडेंट को फेल भी कर दिया गया, फेल भी कर दिया, पढ़ाई नहीं हो रहा इसीलिए फेल हो रहा है। तो कौन सब्जेक्ट में है, कौन सी पढ़ाई में फेल किया गया है? बहुत सब्जेक्ट तो बहुत सारा है, उसमें सारे में फेल है। कोई एनाटॉमी में फेल है, कोई सोशियोलॉजी में फेल है। अब चीनी की बढ़ती कीमतें और यूपी में चीनी की कालाबाजारी पर सीएम योगी ने एक्शन लिया है। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य की चीनी मिलों में मौजूद स्टॉक, बाजार में आपूर्ति और कालाबाजारी को रोकने के उपायों पर चर्चा हुई और गाइडलाइंस जारी की गई। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि 400 टन से ज्यादा स्टॉक रखने या फिर 30 दिनों से ज्यादा भंडारण करने वाले डीलर्स के खिलाफ एस्मा के तहत कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। अब त्योहारी सीजन से पहले बाजार में किसी भी प्रकार की कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार फुल ऑन एक्शन मोड में है। यूपी के गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस बार भी 90 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी का उत्पादन हुआ और आज भी 150 लाख मीट्रिक टन सरप्लस चीनी है। हमने पत्र लिखा है कि हम पूरे देश में चीनी सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। चीनी की कोई कमी नहीं है। ये भ्रम पैदा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इस वर्ष भी 90 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी पैदा हुई। आज उत्तर प्रदेश में हमारे पास 179 लाख मीट्रिक टन चीनी मौजूद है। उत्तर प्रदेश में चीनी का जो खर्चा है वो 4 लाख मीट्रिक टन प्रति माह है। हमारे पास आज भी 150 लाख मीट्रिक टन चीनी अधिक है, जिसे चूंकि कोटा केंद्रीय सरकार के द्वारा रिलीज किया जाता है। जब वो चाहें, हमने पत्र लिखा है कि ये पूरे देश में हम चीनी सप्लाई करने को तैयार हैं, इसलिए चीनी की कोई कमी नहीं है। जब 150 लाख मीट्रिक टन सरप्लस चीनी हमारे पास मौजूद है। 15 अक्टूबर से हम नया पेराई सत्र शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए चीनी की कोई कमी नहीं है। ये भ्रम पैदा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, मैंने तो पिछली बार बैठक में ये कहा था कि उत्तर प्रदेश अकेला पूरे देश को चीनी खिला सकता है। भोपाल के जहांगीराबाद थाने में शनिवार को जमकर के बवाल हुआ। थाने के अंदर हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी और थाना प्रभारी राजन सिंह के बीच जमकर बहसबाजी हुई किसी बात को लेकर। दोनों के बीच तू मैमे का जो वीडियो है वो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल एक नाबालिग लड़की के कथित अपहरण के मामले को लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एक युवक ने नाबालिग लड़की का अपहरण किया है। शिकायत दर्ज कराने के बावजूद जब पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं हुई तो गुस्साए हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जहांगीराबाद थाने का घेराव कर दिया। जमकर के वहां पर नारेबाजी की गई और आरोपी के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की गई है।
हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सीधे तौर पर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा कि स्थानीय विधायक आरिफ मसूद के राजनीतिक दबाव में पुलिस कार्रवाई से पीछे हट रही है। ये सुनते ही थाना प्रभारी राजन सिंह बुरी तरह से भड़क गए और उस दौरान हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी से उनकी जमकर बहस शुरू हो गई। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हथियार के दम पर बुजुर्ग से लूटपाट का मामला सामने आया। खजूरी सड़क थाना क्षेत्र में दुकान के पास बेंच पर एक बुजुर्ग सो रहे थे, तभी बाइक सवार दो बदमाश पहुंचे। दोनों बदमाशों ने बुजुर्ग को घेरकर पहले पीटा, फिर चाकू दिखाकर उनके पास रखे पैसे, मोबाइल फोन छीनकर भाग गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद अभी तक पीड़ित बुजुर्ग के थाने पहुंच करके शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बुजुर्ग की पहचान करने और उन्हें थाना बुला करके बयान दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। दोनों ही आरोपियों की तलाश की जा रही है। के अंतर्गत एक मामला जानकारी में आया है, जिसमें एक दुकान के सामने एक व्यक्ति दिख रहा है कि जो सो रहा था। तो वहाँ पे दो लड़के आते हैं और फिर उसके साथ वो झूमा झटकी करते हैं और उसको कुछ उससे सामान लूटने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद उसकी मोटरसाइकिल की जो चाबी है वो ले जाके मोटरसाइकिल ले जाने का प्रयास करते हैं, पर व्यक्ति के द्वारा बोलने पर वो चाबी वापस कर देते हैं और फिर माफ़ी मांगते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तो ये जो वहाँ पे जिस दुकान के सामने व्यक्ति सो रहा था, वहाँ पे उसके सीसीटीवी में ये पूरा घटनाक्रम आया है। और लेकिन अभी जो फरियादी है वो अभी थाने नहीं आया है, उसके विषय में कोई जानकारी भी नहीं है। स्थानीय स्तर पे उसके विषय में पता किया गया था, तो वो वहाँ का संभवतः रहने वाला नहीं है, कहीं और से आया हुआ था। तो अभी हम उसमें जांच कर रहे हैं और जैसी जानकारी प्राप्त होगी, अगर फरियादी आता है तो उस हिसाब से उसमें मामला पंजीबद्ध करके कार्रवाई की जाएगी। अन्यथा उसमें जो सीसीटीवी हमारे पास है उसके आधार पर जो लड़के हैं उनको आइडेंटिफाई करके उन पे कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां पर रॉन्ग साइड से बाइक चलाकर आ रहे एक बुजुर्ग को ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी और कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। दरअसल रसूलिया के गौतम नगर में रहने वाले बुजुर्ग मदन लाल वर्मा ओवरब्रिज से हो करके अपने घर की ओर आ रहे थे और इसी दौरान उन्होंने घर की तरफ मुड़ने के लिए सड़क के रॉन्ग साइड बाइक को मोड़ा और तभी सामने से आ रहे ट्रक ने उन्हें चपेट में ले लिया। बाइक समेत बुजुर्ग ट्रक में फंसकर काफी दूर तक घसीटते चले गए। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ड्राइवर की तलाश कर रही है। मुंबई के भुलेश्वर इलाके में शनिवार रात गणपति आगमन के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग जख्मी हो गए। घायलों का इलाज किया जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि भुलेश्वर चार राजा की करीब 22 फीट ऊंची प्रतिमा को भाईखाला से भुलेश्वर लाया जा रहा था। तभी प्रतिमा का बैलेंस बिगड़ गया और वो गाड़ी से नीचे गिर गई। यह हादसा पंडाल से 50 से 60 मीटर पहले हुआ और हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद मूर्ति को लाने वाली गाड़ी को पीछे हटाया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर पटना से है, जहां पर बख्तियारपुर में घर में आग लगने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। पटना से करीब 50 किलोमीटर दूर बख्तियारपुर में शनिवार की रात दर्दनाक हादसा हुआ। पुरानी बाईपास स्थित बाइक पार्ट्स की दुकान और उससे जुड़े मकान में अचानक से आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि घर में मौजूद लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हादसे में सास बहू और 6 महीने की मासूम बच्ची की जिंदा जलने से मौत हुई। बच्ची के माता पिता ने छत से कूदकर अपनी जान बचाई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि घर के अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आग लगने की वजह पता लगाने की कोशिश हो रही है। मोबिल ऑयल और काफी इस्तेमाल जिसमें किसी कारण आग लग गई, जिसका कारण अभी वर्तमान में घटना के समय घर के अंदर 4 लोग थे और 2 व्यक्ति घर के बाहर। इन 4 लोगों में सभी लोग को बाहर निकाल दिया गया है अग्निशमन के द्वारा और एम्बुलेंस के द्वारा। इन लोग को त्वरित उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है, जहाँ पर फिलहाल इनका आग दुकान में लगी थी सर। आग दुकान में लगी है, मोबिल ऑयल के कारण लगने की अभी तक प्रथम दृष्टया सूचना है और अभी थोड़ी देर बाद जब आग पे पूरी तरीके से काबू पा लिया
जाएगा। उसके बाद ही समझ में पाएगा कि इसका एक्चुअल कारण क्या है। रात कार अभी चालू है सर? रात कार वर्तमान में चालू है, आग पर काबू पा लिया गया है, क्योंकि फिर भी जो चीजें अभी बहुत गर्म है और अगल बगल के घरों पर भी बहुत सारा जो है आग के धुएं चले गए, उनको बुझाने के लिए दमकल की गाड़ी और साथ ही एम्बुलेंस भी यहाँ पर है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य समेत कई मैदानी राज्य में तड़के सुबह से ही लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में भी बादल जमकर के बरसे हैं, जिसकी वजह से मौसम सुहावना हो गया। हालांकि मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत 19 राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। और आज दिन भर भी रुक रुक कर बारिश होने के आसार हैं, जिसकी वजह से मौसम तो खुशगवार रहेगा। त्योहारों का सीजन आते ही मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं और अब इनके खिलाफ एक बड़े पैमाने पर एक्शन भी शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 4 बड़े शहरों में छापेमारी के दौरान सैकड़ों किलो मिलावटी पनीर और नकली घी बरामद किया गया है। और ये छापेमारी लखनऊ में, आजमगढ़ में, बुलंदशहर और ग्रेटर नोएडा में हुई है। लखनऊ में छापेमारी के दौरान 1,500 किलो से ज्यादा खराब मिठाई बरामद की गई। वहीं बुलंदशहर में 2,500 लीटर दूध बरामद किया गया, जिसे शक होने पर लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया। आजमगढ़ और ग्रेटर नोएडा में भी फूड डिपार्टमेंट ने भारी तादाद में खाने पीने का मिलावटी सामान बरामद किया है। एक दो किलो नहीं, सैकड़ों किलो मिलावटी नकली पनीर कूड़ेदान में फेंका जा रहा है। इस पनीर में मिलावट ने इतना जहर भर दिया है कि इसे खाने वाला बीमार नहीं, बहुत बीमार पड़ सकता है। ये मिलावटी सामान से बनी मिठाइयां हैं जो रक्षाबंधन के त्योहार के लिए तैयार की जा रही थी। नकली घी और मिलावटी पनीर की ये खेप देखिए। लेकिन अब इन मिलावटखोरों पर एक्शन शुरू हो चुका है। शहर हो या गांव, कोई कोना नहीं है जहां मिलावटी मिठाइयां ना बिक रही हों। हर जगह जहर को घर घर तक पहुंचाने की तैयारी चल रही है। रक्षाबंधन के त्योहार पर मुनाफा कमाने के लालच में मिलावटखोर अंधे हो चुके हैं। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं है कि ये मिठाइयां त्योहार के उत्साह को एक झटके में खराब कर सकती हैं। सबसे पहले ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें देखिए, जहां त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी के खिलाफ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का एक्शन जारी है। ग्रेटर नोएडा में छापेमारी के दौरान लखनावली गोल चक्कर के पास एक गाड़ी से करीब 400 किलो मिलावटी नकली पनीर बरामद किया गया। खाद्य विभाग की टीम ने गौतम बुद्ध नगर में मिले मिलावटी पनीर को मौके पर ही नष्ट करा दिया। प्रशासन ने जांच में पाया कि नकली पनीर को पाम ऑयल समेत कई मिलावटी पदार्थों से मिलाकर बनाया जा रहा था। इसके साथ ही जांच में ये भी सामने आया कि इस मिलावटी पनीर को अलीगढ़ से नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सप्लाई के लिए लाया जा रहा था। पनीर जो है वो अलीगढ़ से आ रहा था, यहाँ एनसीआर में ये सप्लाई करते हैं। उसी को गाड़ी रात के रोकी थी। गाड़ी रोक के लगभग 350 किलो पनीर पाया गया था, जिसका नमूना संग्रहित करने के बाद उसको सुरक्षित और अच्छा में रखवा दिया गया था। प्रथम दृष्टया मिलावटी और प्रदूषित होने के कारण इसको विधिवत नष्ट कराया गया है। मिलावट अलग अलग तरीके की होती है, जिसमें स्टार्च की मिलावट होती है और स्किम्ड मिल्क पाउडर के साथ में ये रिफाइंड सोयाबीन ऑयल या रिफाइंड पाम ऑयल मिलाते हैं। इस प्रकार की मिलावट होती है और मिल्क फैट की जगह पे अगर इस प्रकार की फैट व्यक्ति खाएगा तो निश्चित रूप से उसको स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मिलावटखोरी के खिलाफ जो है हमारा अभियान लगातार जारी है और उनको ये संदेश देना चाहेंगे, किसी प्रकार की मिलावट करते हुए अगर वो पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर नोएडा में जहरीला पनीर मिला तो कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बुलंदशहर में प्रशासन हरकत में आया। बुलंदशहर में खुर्जा के गांव डाबर में मौजूद श्री राम डेयरी पर मिलावटखोरों की सूचना पर जब खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की तो यहां से करीब 2,500 लीटर दूध, 200 किलो पनीर और 150 किलो मिलावटी घी बरामद किया गया। जिसके बाद फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने पनीर, घी और दूध के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजे। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले भी इस डेयरी के सैंपल जांच में फेल हो गए थे और अब सैंपल की रिपोर्ट आने पर डेयरी संचालक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। ये विष्णु गोयल हैं प्रोप्राइटर फार्म के और श्री राम डेयरी प्रोडक्ट फार्म है। यहाँ पर ये डाबर क्षेत्र में है और यहाँ पर टीम आई है। टीम ने पूरा निरीक्षण किया है। यहाँ पर जो भंडारित मात्रा में दूध पाया गया वो 2500 लीटर दूध के करीब है और